हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब इसमें हमें कुछ याद रखने योग्य बातें दिया गया है। सबसे पहले है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि ऐसे क्रियाकलाप है जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है, जैसे कि नौकरी। हम नौकरी वोकरी करते हैं तो हमें वो हमारी आर्थिक गतिविधि है, उससे हमें आय की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक वो मतलब कि वो क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि हम गन्ने की खेती करते हैं तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक हुआ, और इसे कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। फिर हमारा तीसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक में पर्याप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में वो चीज आता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक में बने से प्राप्त वस्तुओं को लेकर वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे कि हम गन्ने से गुड़ बनाते हैं और गन्ने से चीनी बनाते हैं तो वो हमारा हो गया द्वितीयक क्षेत्रक। फिर हमारा है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। और प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों में सहायता करता है, इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। मतलब कि ये तृतीयक क्षेत्रक है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, ये बस प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों में सहायता करता है। जैसे कि अब हमने चीनी का उत्पादन कर लिया, तो चीनी के उत्पादन करने के बाद हमें उसको शहर के बाजारों में भी ले जाना पड़ेगा उसे बेचने के लिए, तो वो होता है तृतीयक क्षेत्रक। फिर हमारा और तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। फिर हमारा सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना आदि। जैसे कि सेवा क्षेत्रक मतलब तृतीयक क्षेत्रक में सहायक गतिविधियां यहाँ भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, वो हमें सहायता प्राप्त करते हैं, वो सेवा करते हैं। तो और कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित आदि आ गया इस सेवा क्षेत्र में। फिर है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे कि कोई पार्क है, तो पार्क में सरकार का वो होता है, वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, सार्वजनिक होता है वो, तो आ गया, ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। फिर है हमारा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। जैसे कि किसी का घर है, वो एक ही व्यक्ति का है, तो वहाँ पे कोई भी बिना पूछे आ जा नहीं सकता, तो वैसे हो गया, ये आ गया अपना निजी क्षेत्र में। फिर है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद हो गया कि किसी विशेष वर्ष में, मतलब एक साल में हर क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु, जैसे कि हमारा अंतिम वस्तु हो गया चीनी, और चीनी से भी हम चाय वाय बनाते हैं, दूध से चाय बनाते हैं, तो चाय हमारा अंतिम वस्तु हो गया। तो उन अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तो एक साल में जितनी भी हमारी अंतिम वस्तुओं में सारी चीज़ों का मूल्य आ जाता है, तो अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और ये होता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। फिर हमारा भारत में पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक में हुई है। पिछले 40 वर्षों में भारत में सबसे ज़्यादा वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक में हुई है, ये बात याद रखना है आपको। फिर हमारा इस तीव्र वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे सेवाओं का समुचित प्रबंधन, परिवहन, भंडारण की अच्छी सुविधाएं, व्यापार का अधिक विकास, शिक्षा की उपलब्धता आदि। और इस तीव्र वृद्धि का कारण यह है कि सेवाओं का समुचित प्रबंधन, सेवाएं सही से सबको उपलब्ध करवाई जाती है, परिवहन में विकास हो रहा है, भंडारण की अच्छी सुविधाएं, हमारे पास खाद्यान्नों का भंडारण की अच्छी सुविधाएं हैं, व्यापार का अधिक विकास हो रहा है, और फिर है शिक्षा की उपलब्धता, और हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत विकास हो रहा है। फिर हमारा कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी दे तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए हैं।
तो अगर हम उनमें से कुछ लोगों को वहाँ से हटा भी दे तभी भी हमारे उत्पादन पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर है इसे और इस हटाने वाली प्रक्रिया को जो है इसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उससे हमारे उत्पादन पे कोई असर नहीं, खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। फिर हमारा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जब शिक्षित परिशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, वो होता है शिक्षित बेरोजगारी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने पढ़ाई की है लेकिन अभी भी उसे शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी कंपनी में उसे नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। जब शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो वो होता है शिक्षित बेरोजगारी। फिर है हमारा कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जैसे कि एक्सपीरियंस लोग, किसी काम को करने के लिए उनको प्रशिक्षण मिला है, उनको सिखाया गया है वो काम, तो वह हो जाएगा हमारा कुशल श्रमिक। फिर है हमारा अकुशल श्रमिक जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता काम करने के लिए, तो फिर वो जो काम करते हैं वो होता है अकुशल श्रमिक। वो श्रमिक अकुशल श्रमिक होते हैं। फिर हमारा संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्रक वो होता है जिसमें उद्यम या कार्य आते हैं, उसमें नौकरियां आती है, कार्य आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि, रोजगार कितने घंटे की होगी, 8 घंटे की होगी, 12 घंटे की होगी, वो निश्चित होता है इस संगठित क्षेत्र में। और फिर ये कंपनियां सरकार द्वारा पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है सरकार द्वारा। फिर और सरकार की निर्धारित नियमों और विनियमों का ये पालन करती है। फिर है हमारा असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है, ये से निर्मित होता है। यहाँ पर आया सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। असंगठित क्षेत्र को वो छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं जो ज़्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है, मतलब सरकार का उन पर कोई अधिकार नहीं है और इससे ये निर्मित होता है असंगठित क्षेत्र के। यहाँ पर सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जैसे कि होगी प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियों में सरकार का वो कुछ नहीं चलता और कुछ ही होती है जो रजिस्टर्ड होता है और उन्हीं का वही सरकार के नियमों का पालन करते हैं। फिर है दोहरी गणना की समस्या। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। दोहरी गणना की समस्या, ये समस्या जब आती है तब आती है जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है, फिर जब सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है तब आती है ये समस्या, दोहरी गणना की समस्या आती है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कच्चा माल जो होता है, जैसे कि कच्चा माल हो गया हमारा गन्ना, तो गन्ना का मूल्य भी जुड़ जाता है, लेकिन समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद। और चीनी का मूल्य जब हम निकालेंगे तो उसमें गन्ना का मूल्य पहले से ही रहता है। फिर है हमारा असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी आदि शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिक मतलब मजदूर, निर्माण मजदूर, व्यापार व परिवहन में कार्यरत कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन किसान आते हैं, कृषि वाले मजदूर आते हैं, छोटे व सीमांत किसान आते हैं, काश्तदार आते हैं, बटाईदार आते हैं, जो किसी को हम खेत देते हैं बटाई के लिए, उस पर हम खुद खेती नहीं करते, वो खेती करते हैं, उनमें से आधा हिस्सा हमें मिल जाता है। फिर शिल्पी, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक मतलब औद्योगिक मजदूर, निर्माण श्रमिक, घर बनाने वाले मजदूर, व्यापार और परिवहन में कार्यरत, ऑटो रिक्शा सब चलाने वाले, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। फिर है हमारा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें है हमारे केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है और वही ये कानून है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। मतलब केंद्र सरकार जो है हमारा मोदी की सरकार, उन्होंने भारत के 200 जिलों का काम अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है और उसी कानून को बोलते हैं ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। फिर है हमारा काम का अधिकार। सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर ये काम का अधिकार ये है कि सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को सरकार ने वादा किया है
कि प्रत्येक 100 वर्ष साल में 100 दिन 365 दिन होते हैं, तो उसमें से 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है सरकार। अगर वो उसको रोजगार नहीं दिला पाए या उसमें असफल हो जाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। फिर हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हमने पढ़ा था, इसमें आता है प्राथमिक या कृषि क्षेत्रक। इसके उदाहरण है कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी आदि। मत्स्य पालन मछली पालना होता है, डेयरी मतलब दूध का गाय वाय पालना, कृषि खेती करना, और वानिकी मतलब हो गया पशुपालन। फिर हमारा द्वितीय या औद्योगिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। अब उदाहरण, विनिर्माण मतलब रिसाइकल फैक्ट्रियां और औद्योगिक गतिविधियां आदि। जैसे कि किसी फैक्ट्रियों में कोई सामान बनता है तो वह हमारा द्वितीय या औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर हमारा तृतीय या इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, पर्यटन आदि। व्यापार, बिजनेस, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग की सुविधाएं, पर्यटन मतलब कि टूरिस्ट आदि। ये हमारे आते हैं तृतीय या सेवा क्षेत्रक में। फिर हमारा सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का हिस्सा। सब प्राथमिक क्षेत्रक है 1900, यहाँ पे हमें 1971-72 दिया है, यहाँ पे 2011-12 दिया है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक 1971-72 में ये लगभग 40% था और 2011-12 में लगभग ये 15% पे आके रुक गया है। फिर हमारा द्वितीय क्षेत्रक 1971-72 में भी लगभग 25% था और 2011-12 में भी 25% ही है। फिर हमारा तृतीय क्षेत्रक में 1971-72 के दशक में लगभग 35% था और जो कि 2011-12 में बढ़कर 60% हो गया है। यहाँ हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्रक में पूरी घटोती हुई है और द्वितीय क्षेत्रक तो बिल्कुल बराबर ही है और तृतीय क्षेत्रक है उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और इसमें कुल जो योग है वो 100% है, 100% है। फिर है हमारा रोजगार में क्षेत्रकों का हिस्सा कि कौन से क्षेत्रक में कितने रोजगार की प्रतिशत है। इसमें हमें 1972-73 दिया है, इसमें 2011-12 दिया है, सेम हो गई। फिर है प्राथमिक क्षेत्रक में 1972 और 73 में लगभग 74% लोगों का रोजगार में हिस्सा था। फिर 2011-12 में 49% 49% था हिस्सा। फिर द्वितीय क्षेत्रक में 11% था हमारे में 1972-73 में 11% हिस्सा और 2011-12 में 24% था। फिर हमारा तृतीय क्षेत्र में 15% था और ये 15% से बढ़ के 27% तक चला गया है। तो हमने इसमें भी देखा कि प्राथमिक क्षेत्रक में घटोती हुई है, द्वितीय क्षेत्रक में घटोती हुई है, द्वितीय क्षेत्रक में बढ़ोती हुई है और तृतीय क्षेत्रक में बढ़ोती हुई है और कुल योग तो इनका 100% ही होता है। फिर आ जाते हैं हम एक अंक वाले प्रश्न पे। सबसे पहला है हमारा सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्रक, तो इसमें हमारा आ जाएगा परिवहन, संचार व बैंकिंग। ठीक है, सेवा क्षेत्रक होता है तृतीय क्षेत्रक और उसमें आता है परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, वो सब। फिर आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्रक के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है, क्योंकि उसमें दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, क्योंकि जो हमारा अंतिम उत्पाद होता है उसी में कच्चे माल का भी मूल्य जुड़ा होता है पहले से ही। अगर हम उसका कच्चे माल का भी मूल्य जोड़ लेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी, इसलिए। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक को उसके स्वामित्व के आधार पर। जैसे कि ये अगर कोई उद्यम है, उसका अगर स्वामित्व सरकार के पास है तो वो हो गया सार्वजनिक क्षेत्रक, और अगर उसका मालिक कोई एक अकेला व्यक्ति है या एक संगठन है तो वो आ जाएगा हमारा निजी क्षेत्रक में। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है। रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है। हमने देखा कि ये प्राथमिक क्षेत्रक का प्रथम स्थान है, उसमें लगभग 49% जो है प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, यानी कि कृषि में लगे हुए हैं 49%। फिर हमारा संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं।
देखो, संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें जो सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है। हमने इधर पीछे देखा था संगठित क्षेत्र। इसमें उद्यम विकार आते हैं जिसमें रोजगार की अवधि निश्चित होती है और वो सरकार द्वारा पंजीकृत होती है। इसमें हम यही दो चीज लिख देंगे। ये संगठित क्षेत्र की दो विशेषताएं निम्न है। पहला लिख देंगे, इसमें ये कंपनियां सरकार द्वारा पंजीकृत होती है और इसमें कार्य करने की अवधि निश्चित होती है। फिर हमारा छठा क्वेश्चन, रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? हमने अभी पीछे पढ़ा कि रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वर्ष में लागू किया गया। फिर हमारा आर्थिक गतिविधियां जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है का एक उदाहरण दीजिए। आर्थिक गतिविधियां जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती, इसमें हम दे देंगे मधुमक्खी पालन आदि, क्योंकि मधुमक्खी पालन किसी चीज का भी पालन जो होता है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, तो ये तृतीयक क्षेत्र का नहीं है। तो हम कोई कृषि उदाहरण भी दे सकते हैं, कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं हो। फिर हमारा 8th क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना। हम ऐसा लिख देंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का एक ही उद्देश्य होता है समाज का कल्याण और सुरक्षा प्रदान करना। फिर हमारा 9th क्वेश्चन, टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? टिस्को एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए उसमें टिस्को में नहीं होगा रोजगार गारंटी अधिनियम लागू। फिर हमारा 10th क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हमने पीछे पढ़ा कि उसे छिपी हुई बेरोजगारी नाम से भी जाना जाता है। अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को। फिर हमारा भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? सेवा क्षेत्र की विशेषता बताना है हमें। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी, उसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है। लगभग 60% हिस्सेदारी है सेवा क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में। फिर हमारा सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है? और आपको बता दूं मैं, सवेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में पाया जाता है। संगठित क्षेत्र होता है, उसमें रोजगार की अवधि भी फिक्स होती है। फिर उसके बाद वो सरकार द्वारा पंजीकृत होती है, सरकारी नियमों को मानती है और सवेतन छुट्टी अवकाश वो सब भी होता है उसमें। फिर हमारा 13th क्वेश्चन, 1973 से 2013 के बीच कौन सी गतिविधियां सबसे बड़ा नियोक्ता साबित होती रही हैं? तो इसमें हमारा आंसर आएगा तृतीयक क्षेत्रक। एक मिनट, 1973 सबसे बड़ा नियोक्ता साबित होती जा रही है। तो हमें सबसे बड़ा बढ़ोतरी, सबसे ज़्यादा अभी भी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ही लगभग 49% लोग लगे हुए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा कृषि क्षेत्र। मतलब कि 1973 से 2003 के बीच कृषि गतिविधि सबसे बड़ा नियोक्ता साबित होती रही है। फिर हमारा 14th क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा है? तो हम इसका आंसर दे देंगे तृतीयक क्षेत्र का। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा योगदान उसी का है 60%। फिर हमारा 15th क्वेश्चन, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाते हैं। तो इसका भी आंसर है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का होता है उसमें कच्चे माल का वो होता है। जैसे कि हमने कृषि किया तो कृषि से हमें हमारा गन्ना बन गया। तो जो गन्ना है वो कच्चा माल है चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए। और फिर है हमारा 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। उसमें हमारा आता है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने अभी किया था। आ जाते हैं इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र की हम विशेषताएं लिख देंगे। सबसे पहले पहली विशेषता है परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण। सार्वजनिक क्षेत्र में संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। फिर है सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, इसमें सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। फिर हमारा इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। इसका हमने पढ़ा था, इसका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमारा रोजगार सुरक्षा दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की भी सुरक्षा दी जाती है। फिर हमारा सवेतन छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। सवेतन छुट्टी, सेवा अनुदान, अवकाश
वो सब इसमें दिया जाता है हमें। फिर हमारा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, संपत्तियों पर निजी स्वामित्व। किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का स्वामित्व होगा किसी भी संपत्ति पर, तो वो हमारा आ जाएगा निजी क्षेत्र में। फिर सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है, जो भी सेवाएं होगी वो एक व्यक्ति या तो वो एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी उपलब्ध करवाएगी। फिर हमारा अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य। फिर रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं, इसमें रोजगार की सुरक्षा दी जाती है और निजी क्षेत्र में रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। फिर है संवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ये सब दिया जाता है। और निजी क्षेत्र में संवैतनिक छुट्टी, अगर आपको छुट्टी मिलेगी तो वेतन नहीं दिया जाएगा और अन्य सेवाएं नहीं दी जाती है। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। सबसे तो हम उनका लिख देंगे, सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे हम, यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों पर नहीं मानता। हम लिख रहे हैं असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यह क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों को नहीं मानता, इसमें न्यूनतम वेतन मिलता है, कम से कम वेतन मिलता है। फिर रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती है, कितने घंटे काम करने हैं, 8 घंटा करना है या फिर 12 घंटा करना है, ये निश्चित नहीं होता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है असंगठित क्षेत्र में, और निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। तो हमारा हो गया, फिर छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है असंगठित क्षेत्र में, या फिर निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, अब हम इसमें अंतर बता देंगे। सबसे पहले संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन प्राप्ति होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है। फिर है संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित होती है, असंगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित नहीं होती। फिर है संगठित क्षेत्र में कार्य की स्थितियाँ अच्छी है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती है। फिर संगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का लाभ होता है, जैसे कि सेवानुदान, सवेतन छुट्टी, अवकाश योजना। फिर है हमारा असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं होता कार्य। फिर है हमारा कार्य अवधि, काम के घंटे मतलब निश्चित, संगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित होते हैं, असंगठित क्षेत्र में कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होती। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो दोस्तों आइए हम जारी करते हैं। चौथा क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान बताइए। तो राष्ट्रीय रोजगार, सबसे पहला इसका पॉइंट लिखेंगे हम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। फिर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रोजगार न मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। फिर अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होता है। फिर 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। फिर गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करता है ये। तो राष्ट्रीय रोजगार कानून जो है, इसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगर 100 दिनों की गारंटी न मिलने पर या फिर उससे कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। फिर उससे जो नौकरी मिलता है वो गांव, आसपास के गांव के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होता है। फिर 1/3 रोजगार की सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित होती है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को भी रोजगार प्रदान किया जाता है। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, हमने देखा ही था। चलो और देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ आंसर है यही है हमारा, यह कथन पूर्णतः सत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है, जो कि तृतीयक क्षेत्र में होती है। फिर हमारा विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। विनिर्माण उद्योग जो होता है वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है और उसके लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। जैसे कि देखो, प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से ही सेवा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के नई नई चीज़ों का उत्पादन नहीं होता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र
के प्राथमिक और द्वितीय सेवक को ही तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र जो है सेवा प्रदान करता है और उसको सहायता करता है। तो अगर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता नहीं होगी तो सेवा क्षेत्र विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कि भंडारण है, कोई चीज़ हमारे पास, जैसे कि हमने फसल उगाई है तो फसल उगाने के बाद उस फसल का ही तो भंडारण करेंगे, तभी तो हमारा सेवा क्षेत्र है। फिर बैंकिंग, फिर यातायात, कोई चीज़ हमारे पास कोई चीज़ होगी, कच्चा माल होगा, उसी का तो यातायात करेंगे। फिर हमारा 4th पॉइंट, तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर है, किसी एक की भी अनुपस्थिति अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीनों क्षेत्र पर परस्पर निर्भर है, किसी एक की भी अनुपस्थिति, जैसे प्राथमिक क्षेत्र नहीं है तो प्राथमिक क्षेत्र नहीं है तो विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल नहीं मिल पाएगा। तो प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया जो है वो प्राथमिक क्रिया पे निर्भर है, और अगर प्राथमिक और द्वितीय क्रिया नहीं होगा तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर है और कोई एक अगर ना हो तो इन दोनों पर अन्य नकारात्मक मतलब निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। फिर हमारा 6th क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां सुझाइए। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां सुझाइए। तो आ जाइए आंसर देखते हैं हम इसका। क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन, मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की हम विधियां सुझा रहे हैं यहाँ। तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन, सेवाओं और उद्योगों को प्रोत्साहन करके हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं शहरी क्षेत्रों में। फिर पर्यटन उद्योग, पर्यटन जो होता है पर्यटक स्थान होता है कोई, उन स्थानों को प्रोत्साहन देकर फिर अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में जो जिसकी आवश्यकता नहीं है जिन सरकारी नीतियों के उनको नियमों में परिवर्तन करके मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर हम शहरी क्षेत्र में रोजगार का सृजन कर सकते हैं। फिर आसान शर्तों पर ऋण का आर्थिक सहायता प्रदान करना, हम आसान शर्तों पर और कम ब्याज दर पर ऋण का आर्थिक सहायता प्रदान करवा सकते हैं। फिर हमारा 7th क्वेश्चन, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है, ये हमारा क्वेश्चन। फिर है रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। जनसंख्या बढ़ जाती है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए बेरोजगारी हो जाता है जनसंख्या बढ़ने के कारण। फिर कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है और इसी कारण से रोजगार के अवसर नहीं होते, लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत होती है तो प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। फिर संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, संसाधन पर ज़्यादा लोग हो जाते हैं, संसाधन कम पड़ जाते हैं तो उनका बोझ बढ़ जाता है संसाधनों पर। फिर अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने, ज़्यादा लोग आ जाते हैं फिर रोजगार से प्राप्त आय है वो कम होने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर आय देना पड़ेगा। फिर वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। जब ज़्यादा लोग एक ही चीज़ की मांग करेंगे, एक ही वस्तुओं की मांग करेंगे तो उनकी कीमत बढ़ने लगेगी और उपलब्धता कम हो जाएगी। फिर हमारा 8th क्वेश्चन, आप एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। संगठित क्षेत्र के आप एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। संगठित क्षेत्र के किसी कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। इसमें हमें बताया है कि हम संगठित क्षेत्र हैं, इसमें हमारे काम के निश्चित घंटे होंगे, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगा हमें। अगर चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधा मिलेगी हमें, सवेतन अवकाश मिलेगा, भविष्य निधि का सेवानुदान मिलेगा, कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होंगी, अनुचित शोषण नहीं होगा, हमारा शोषण नहीं होगा। और जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उनमें काम के निश्चित घंटे नहीं होते हैं, फिर उसके बाद निश्चित समय के अधिक काम करने पर उनको अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता है। फिर चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधाएं उनको नहीं मिलती, सवेतन अवकाश भी नहीं होता, कार्यस्थल पर उचित वातावरण नहीं मिलता उनको, उनका शोषण भी किया जाता है। फिर हमारा 9th क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लिख देंगे इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, फिर लोगों की सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है,
अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती है। श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। तो हमारा 9th क्वेश्चन था, ठीक, व्याख्या कीजिए किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती है, श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं मिलती है, वेतन भी प्रदान किया जाता है। फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इसका एक एक उदाहरण दीजिए। चलो आजा आंसर देखते हैं हम इसका। जब लोग, सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, साथ एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से, मतलब लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके काम करने से उनका जो उत्पादन है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। मतलब किसी काम में 3 लोगों की जरूरत है, उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से हम 6 लोगों को हटा दें तभी भी उनके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। उदाहरण, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती वाले खेत में परिवार के अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता के स्थान पर 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगार है और इसमें भी एक व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगार है, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भी। फिर अब शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, उसमें एक व्यक्ति की जरूरत है परंतु 2 लोग काम में लगे हुए हैं, तो इसका एक उदाहरण ये भी है कि शहरी क्षेत्र में कपड़े की दुकान में बस एक व्यक्ति की जरूरत है और 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, उससे भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है खास। तो हम ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर हमारा 11th क्वेश्चन, जब कोई देश विकसित होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का बढ़ता है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। जब कोई देश विकसित होता है, विकसित देश, हम इसका आंसर लिख देंगे सबसे पहली लाइन, विकसित देशों का इतिहास बताता है कि विकास की शुरुआत में आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था। सबसे पहले विकसित देशों का इतिहास जो है, जो पुराने विकसित देश हैं उनके पुराने समय में जब विकास की शुरुआत हुई थी वो आर्थिक क्रियाओं से हुई थी, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था। फिर कृषि के तरीके के बदलाव से खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता था और अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। जैसे कृषि के तरीके में बदलाव करेंगे तो खाद्यान्नों का भी उत्पादन होगा और लोगों को रोजगार भी अधिक उपलब्ध होगा। फिर विनिर्माण के लिए नए तरीके, फैक्ट्रियों का उभरना व विकसित होना होगा। विनिर्माण के लिए नए तरीके, विनिर्माण करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में जाएंगे तो नई फैक्ट्रियां बनेंगी और नए रोजगारों का सृजन भी होगा। फिर है उत्पादन व रोजगार में द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विनिर्माण होता है, फैक्ट्रियां ज्यादातर इसी में लगी होती है, तो द्वितीय क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण रोजगार होता है। फिर हमारा द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में स्थानांतरण कुल उत्पादन के संदर्भ में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गया। द्वितीय क्षेत्र जो है उसमें तृतीय क्षेत्र में स्थानांतरण हुआ है, द्वितीय क्षेत्र की सुविधाएं तृतीय क्षेत्र को मिल जाती है और कुल उत्पादन के संदर्भ में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर हमारा 12th क्वेश्चन है, भारत में कृषि असंगठित क्षेत्र है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर की पुष्टि कीजिए। भारत में कृषि असंगठित क्षेत्र है। चलो आज अब इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 12th क्वेश्चन है, कृषि एक असंगठित क्षेत्र है। हम इस कथन से सहमत है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं होते, कृषि में बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है, कृषि व्यक्ति को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं होती, रोजगार सुरक्षित नहीं होता उनका, मजदूरों की सुरक्षा नहीं, बिना नियम का अनुपालन नहीं होता। हमने पढ़ा था कि असंगठित क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित नहीं होते, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है, किसी मजदूर को दैनिक मजदूरी की कोई अन्य सुविधा नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं होता इनका और मजदूरों की सुरक्षा भी नहीं है, नियम अनुमेय का पालन नहीं किया जाता। तो हम जानते हैं कि कृषि में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो कृषि एक असंगठित क्षेत्र है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। फिर है हमारा 13th क्वेश्चन, भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण जैसे कि अस्पताल में हमें
में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। पोस्ट ऑफिस में हम किसी को पत्र वत्र लिख सकते हैं कहीं से। टेलीग्राफ से भी एक तरह का ईमेल पत्र जैसा ही होता है। फिर है हमारा कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। जैसे कि कृषि है, उद्योग है, उसमें विकास के लिए कृषि का विकास करेंगे और उद्योग का विकास करेंगे तो उनको हमें ले जाना पड़ेगा कहीं, इसलिए हमें परिवहन और व्यापार, ये हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। ये गतिविधियां महत्वपूर्ण है। फिर हमारा लोगों के आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न होती है। जैसे लोग, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ेगी, सेवाओं का अधिक मांग उत्पन्न होगा। तो इसीलिए तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। फिर हमारा सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, संचार, ये सब हमारा तृतीय क्षेत्र में ही आता है। तो ये सेवाएं अब आजकल बहुत आवश्यक है। कोई भी मोबाइल, टेलीफोन सबके बिना नहीं रह सकता है। फिर हमारा यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसमें लोगों को, तृतीय क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी प्रदान होता है, रोजगार प्रदान किया जाता है। जैसे मोबाइल बन रहा है कहीं तो मोबाइल की फैक्ट्री में लोगों का काम होगा। मोबाइल बिक रही है, मोबाइल का यातायात हो रहा है, व्यापार हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फिर है हमारा 14th क्वेश्चन है हमारा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को निम्नलिखित मुद्दों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। मजदूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण के साथ व्याख्या करें। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को निम्नलिखित मुद्दों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे हमें सुरक्षा चाहिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर को। इसमें हमें उदाहरण देके व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, नियोक्ता मजदूर की रक्षा करने वाले कानूनों का पालन करने से इनकार करते हैं, इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सबसे पहला हमारा, श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है और इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें नौकरी में सुरक्षा की आवश्यकता है। श्रमिकों की मजदूरी देने में सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर श्रमिकों को भविष्य निधि, ग्रेच्युइटी, भुगतान किए गए अवकाश, चिकित्सा लाभ आदि जैसे कोई अन्य लाभ नहीं मिलते, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिलता, इसलिए उन सबको जो है मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिर हमारा 15th क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। कृषि, सबसे पहला असिंचित भूमि, सिंचाई करना पड़ता है हमें भूमि का। आय में उतार चढ़ाव होता है। किसी साल हमें मान लो अच्छी खेती हो गई है तो हमारा आय बढ़ गया है, लेकिन अगर उसी के अगले साल बाढ़ आ गई तो हमारा फसल बर्बाद हो गया, तो आय में उतार चढ़ाव होता रहता है। फिर कर्ज का बोझ, कई बार फसल को उगाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है और फसल बर्बाद हो जाए तो कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। फिर हमारा मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं, मौसम में ही नौकरी मिलती है कि ये मौसम आएगा तो कटाई होगा, ये मौसम आएगा तो बुआई होगा, फिर बेचेंगे इसे, तो ये मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं मिलती। फिर हमारा कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे ही कटाई हुआ वैसे ही बेचने के लिए मजबूर, उनके पास अधिक पैसे नहीं होते ताकि वो जीवन यापन कर पाए, तो कटाई के तुरंत बाद ही अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर हमारा 16th क्वेश्चन, हम कृषि में अधिक रोजगार कैसे पैदा करेंगे। कृषि में फिर हम इसका लिख देंगे, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। सरकार देती है ऋण, बैंकें देती है ऋण। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए जो इधर उधर हम कहीं बांध बनाते हैं बिजली का उत्पादन करने के लिए, तो उसे हम सूखे क्षेत्रों में बांध बनवा सकते हैं जिससे सिंचाई किया जा सकता है। फिर बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा सकती है। जो बीज खरीदते हैं तो हम उनमें उनको कुछ पैसे वापस दे सकते हैं। भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है। उनको कोई ऐसी जगह दे देंगे जहाँ पे वो अपने अनाजों का भंडारण बना सकते हैं, तो परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाए जा सकते हैं, सड़कें बनाई जा सकती है गाँव में। फिर वहाँ पे परिवहन सुविधाएं बढ़ जाएंगी, फिर वहाँ से यातायात, चीज़ों का व्यापार आसानी से बाजार तक ले जाया जा सकेगा। फिर हमारा 17th और लास्ट क्वेश्चन है, तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलावों पर चर्चा करें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 आर्थिक
फिर हम देखते हैं 70th क्वेश्चन। 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों में उनकी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया जाता है। फिर बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्रों को प्रमुखता मिली। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% है। इसमें हम ऐसे बता देंगे 1972 में जो था, स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र का था। फिर जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता गया और अधिक भोजन का उत्पादन होता गया, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। विनिर्माण की दिशा मतलब द्वितीय क्षेत्र में लगाया। फिर बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिलने लगी। फिर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि का भी विकास हुआ। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विकास हुआ तो सूचना, प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन इन सब में भी वृद्धि हुई और तृतीय क्षेत्र को सबसे अधिक प्रमुखता मिली। और जब ऐसा होते होते 2011-12 में ही भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% हो गई। तो यही बताना था हमें, तो हम ऐसे बता देंगे। फिर हमारा आ जाते हैं होम पे। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10 का अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।